नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और दोस्तों आज का दिन कहना चाहिए खेलों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि भारतीय टीम क्रिकेट टीम का जो है वो वर्ल्ड कप के लिए कौन से वो 15 खिलाड़ी होंगे, इस बात का ऐलान हुआ। इसके अलावा यूएस ओपन से भी काफ़ी बड़ी खबरें जो है वो निकल करके सामने आई। तो आज की स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम इन सब खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह से नजर दौड़ाते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। 5 अक्टूबर से भारत की मेजबानी में शुरू होने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम इंडिया के 15 सदस्यीय दल का हुआ ऐलान। केएल राहुल को मौका, लेकिन युजवेंद्र चहल बाहर। नेपाल को 10 विकेट से हरा टीम इंडिया ने एशिया कप के सुपर 4 में बनाई जगह। अब 10 सितंबर को सुपर 4 में पाकिस्तान से होगा सामना। वहीं आज श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से जारी। स्पेनिश डिफेंडर सर्जियो रामोस 18 साल बाद लौटे अपने बचपन के क्लब सेविया में। रियल मैड्रिड के साथ रहकर 4 बार जीता था चैंपियंस लीग का खिताब। और यूएस ओपन में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज पहुंचे क्वार्टर फाइनल में, लेकिन महिला वर्ग में विंबलडन फाइनलिस्ट ओन ज़ेप्योर और जेसिका पेगुला भी प्री क्वार्टर फाइनल से हुई बाहर। तो अब खबरों की शुरुआत करते हैं भारतीय टीम के ऐलान के साथ। अगले महीने होने वाले एक दिवसीय विश्व कप के लिए भारत ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के कैंडी में भारत के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कप्तान रोहित शर्मा की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। श्रीलंका में जहां एक और एशिया कप की लड़ाई चरम पर है, तो वहीं इसके बीच बीसीसीआई की चयन समिति ने मंगलवार को टीम इंडिया के उन नामों पर मुहर लगा दी जिनके कंधों पर भारत को विश्व विजेता बनाने की जिम्मेदारी होगी। अजीत अगरकर की अगुवाई में भारत की चयन समिति ने वनडे विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय दल का ऐलान कर दिया। खास बात ये रही कि इस दल में तमाम आशंकाओं के बीच केएल राहुल भी अपनी जगह बनाने में सफल रहे। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। वनडे विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर से करेगी, जो कि चेन्नई में खेला जाएगा। ये पहली बार है जब भारत अकेले अपने दम पर विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारतीय टीम अब तक 2 बार विश्व कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है, लेकिन 2011 के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट में टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। टीम इंडिया 11 टूर्नामेंट में से सिर्फ 1 में जीत हासिल कर पाई है। टीम ने आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट में साल 2013 में जीत हासिल की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर टीम का चयन हो चुका है और अब नजरें जो होंगी वो इन्हीं खिलाड़ियों पर होंगी, क्योंकि अब इनके ऊपर ही दारोमदार होगा भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाने का। और आज जो भारतीय टीम का ऐलान हुआ है उस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा। तो सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी, डीडी न्यूज को आपने समय दिया है खास, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। पहले से ही तय था काफी हद तक, ये जो टीम आज सामने निकल करके आई है इसको लेकर के एक मोटा मोटा तय था कि यही नाम जो होंगे वो ही कहीं ना कहीं जो है एक वर्ल्ड कप के लिए भी सामने होंगे। तो एक नो सरप्राइज वाला पैकेज सामने है, लेकिन आपको ये लगता है कि ये पूरी तरह से एक बैलेंस टीम जो है वो चयनकर्ताओं ने सामने रखी है? देखिए, काफी हद तक एक्सपेक्टेड था कि यही 15 खिलाड़ी होंगे। 1-2 खिलाड़ियों को लेकर हमेशा डिबेट होती है। अब किसी भी टीम में जब कोई भी बड़ी टीम और इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए बनती है तो 1-2 प्लेयर्स का जरूर डिस्कशन होता है कि काफी
12 से 13 खिलाड़ी अपने आप को खुद उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो श्योरिटी होते हैं। कुछ ऐसे स्लॉट्स होते हैं जिन पर हमेशा डिस्कशन होता है, जैसे इस बार हुआ होगा कि आप अक्षर पटेल को रखें या चहल को लेकर आए या आर अश्विन को लेकर आए। और मेरा मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी अगर टीम में होता, या आर अश्विन या चहल, तो वो हमारे अटैक को थोड़ा सा वेरिएशन प्रदान कर सकते थे। क्योंकि अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों एक ही तरह के गेंदबाज हैं, और तीसरे जो स्पिनर लिए गए स्पेशलिस्ट कुलदीप यादव, वो भी लेफ्ट हैंड स्पिनर ही हैं। तो अगर यहाँ पर अश्विन या चहल में से एक जना होता, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेरिएशन और हो सकती थी। जाहिर तौर पर आप गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जाहिर तौर पर एक कहीं ना कहीं कमी जो है वो एक स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर की रह गई है, मानना पड़ेगा इस बात को। जी हाँ, और मुझे लगता है कि अश्विन काफी कैपेबल थे, और मैचेस देखिए सारे भारत में हैं, भारतीय कंडीशंस को अश्विन बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही कामयाब गेंदबाज हैं वो। यहाँ पर उनका प्रूवन रिकॉर्ड है, और साथ साथ इसके वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं। तो वो एक तरह से कहा जाए तो वो एक ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर मुझे लगता था कि वो या चहल, दोनों में से एक गेंदबाज को इस 15 में होना चाहिए था। राजकुमार जी, ये चयन एक ऐसे समय पर आया है जबकि भारतीय टीम जो है वो श्रीलंका में इस समय एशिया कप खेल रही है। तो जाहिर तौर पर जब इस तरह की चीजें सामने निकल करके आती हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से केएल राहुल को जगह मिली है वर्ल्ड कप के लिए, हालांकि उन्होंने मई से कोई भी कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं खेला है, ऐसे में क्या एक प्रेशर जो होगा वो किस तरह का प्रेशर होगा कहीं ना कहीं केएल राहुल पर? देखिए, केएल राहुल पर डेफिनेटली प्रेशर तो होगा, और सेलेक्टर्स पे भी प्रेशर होगा कि उनकी फिटनेस को लेकर काफी संशय था कि वो कितने फिट हैं केएल राहुल। लेकिन जरूर उनका फिटनेस टेस्ट हुआ होगा, और जब पाया गया होगा कि केएल राहुल पूरी तरह से फिट है, तभी उनको टीम में सिलेक्शन हुआ होगा। तो वो अदरवाइज अगर आप देखें तो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पहले भी शानदार प्रदर्शन किया हुआ है भारत के लिए। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा संशय नहीं है उनकी कैपेबिलिटीज में। और साथ साथ अभी वो एज ए विकेट कीपर भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो कुल मिला के एक ये सर्टेनिटी हो जाते हैं वो, अगर वो फिट हो पूरी तरह। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सेलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने उनको देखा होगा कि वो पूरी तरह से फिट हैं, तभी उनको मौका मिला होगा। जाहिर तौर पर वो पूरी तरह से फिट होंगे, क्योंकि ये भी कहा गया कि एनसीए में उनका एक फिटनेस जो टेस्ट था वो भी लिया गया। लेकिन इन सब के बीच में आपको नहीं लगता कि संजू सैमसन को कहीं ना कहीं एक नजरअंदाज किया गया, या फिर उनके लिए भी एक जगह कहीं ना कहीं रिजर्व के तौर पे भी उनको एक रखा जा सकता था? देखिए, वो एक तरह से रिजर्व तो हैं ही। अगर वर्ल्ड कप में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस होंगे। एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात उनके साथ ये है कि वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। उनको बहुत कंसिस्टेंटली मौके भी नहीं मिले हैं, लेकिन जब मौके मिले हैं तो वो उनको बहुत अच्छे से बुना भी नहीं पाए हैं। जबकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जब वो खेलते हैं तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी टेक्निक है उनके पास। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है उनको अपना टेम्परामेंट इंप्रूव करने की, क्योंकि अगर वो थोड़े से और कंसिस्टेंट होंगे तो वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उनके पास बहुत ही शानदार टेक्निक है, जब वो खेलते हैं तो बल्लेबाजी बहुत आसान सी लगने लगती है। बिल्कुल राजकुमार जी, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में जिस तरह का भारत का जो बॉलिंग अटैक है, खासतौर से मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जो हैं, वो शमी हालांकि काफ़ी लंबे समय से खेल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अब शमी क्योंकि वनडे के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हैं, तो यहाँ पर एक गेंदबाजी के जो स्क्वाड है उसको आप किस तरह से बनता हुआ देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इसमें किन वैरायटीज़ को और भी ज़्यादा अब टीम इंडिया को जो बॉलर्स हैं उनको अपने अंदर शामिल करना होगा अगर वनडे का सरताज बनना है आपको? देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जसप्रीत बुमराह का। वो एक प्रूवन वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज रहे हैं जब वो पूरी तरह से फिट थे। अभी उन्होंने वापसी की आयरलैंड के खिलाफ, वो कप्तान बनकर भी गए और वहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी वो कर रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी इंजरी के बाद से वो वापस आ रहे हैं, और 50 ओवर्स मैचेस उसके बाद वो यही खेलेंगे। तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज होगा, और देखना होगा कि क्या हम पुराना जसप्रीत बुमराह को देख पाएंगे, जो जिस शानदार धारदार गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते थे। भले आप पहले पावर प्ले की बात करें या डेथ ओवर्स की बात करें,
तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के लिए। और साथ साथ मोहम्मद शमी और सिराज, ये तीनों ही अटैकिंग गेंदबाज हैं और भारत इनसे अर्ली विकेट्स की ये उम्मीद रखेगा और तीनों ही कैपेबल हैं ऐसा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर काफी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है भारत का, क्योंकि इनके साथ साथ हार्दिक पांड्या हैं जो वाइस कैप्टन भी हैं टीम के और वो जरूर खेलेंगे और वो साथ साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रांग और बैलेंस अटैक भारत का लग रहा है। बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत सॉलिड और अच्छा एक अटैक जो है वो आपकी नज़र में है और जाहिर तौर पर चयनकर्ताओं ने भी जो चयन किया है वो भी यही मान के कर रहे होंगे कि ये एक बेहतर अटैक जो है वो सामने है। लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि तारीख जो है वो 28 सितंबर तक है जहां पर टीम्स जो है वो अपने 15 जो चयन किए हुए हैं उनमें कुछ चेंजेस कर सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम यहां से इस स्क्वाड में कोई चेंज करेगी? क्योंकि टीम को अपनी वनडे वर्ल्ड कप से पहले एक वनडे सीरीज खेलनी है, 3 मैचों की वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है कि जो कि 27 सितंबर को खत्म होगी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहां से एक कोई चेंज जो है वो यहां पे कुछ एक बनता है या कुछ एक आप आगे आने वाले समय में कुछ एक चेंज देख सकते हैं इस टीम में? और देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज अब होगा अनलेस एंड अनटिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कोई और करे इनके अलावा। लेकिन क्योंकि अब यही टीम मुझे आशा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी और इस टीम में अगर कोई इंजरी नहीं होती तो मुझे लगता है कि यही टीम कंटिन्यू करेगी, क्योंकि आगे भी अगर इंजरी होती है तो आप प्लेयर्स बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर इस टीम का सिलेक्शन किया गया है और एक शानदार बैलेंस टीम है, तो उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है चेंज करने की। जी बिल्कुल राजकुमार जी, आपसे जाहिर तौर पर आपने जिस तरह से बताया कि चीज़ों को कि यहाँ पर चेंजेस की जो है वो संभावना बहुत कम है, लेकिन इस सब के बीच में जिस तरह से भारत का अगर एशिया कप में, मौजूदा एशिया कप में अभी टीम के प्रदर्शन को देखें तो जिस तरह से टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि नेपाल के खिलाफ तो हम मान रहे थे कि हमें जीत दर्ज करनी है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस रहा है, तो आप मान रहे हैं कि एक रिदम पकड़ने की एक दिक्कत जो है वो भारतीय टीम में कहीं ना कहीं दिखाई दी पहले मैच में, क्योंकि जिस तरह से हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो चल नहीं पाया, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है। लेकिन अच्छे समय पे ये कमियां निकल करके सामने आ रही हैं, ये भी एक बात है। देखिए, शाहीन अफरीदी एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है और दूसरे एंड से भी शाह जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे तो बहुत ही अनप्लेबल डिलीवरीज डाल रहे थे, बेहतरीन गेंदबाजी हो रही थी और उसमें हमारे टॉप ऑर्डर थोड़ा सा बिखर गया। लेकिन जिस तरह हमारे मिडिल ऑर्डर ने बल्लेबाजी की तो वो एक बहुत हार्डनिंग न्यूज है। यहाँ से हमें बहुत सारे पॉजिटिव्स मिले हैं कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जहां पारी को संभाला, क्योंकि हम पिछले 10 साल से अगर आप देखते आ रहे हैं भारतीय क्रिकेट को, तो भारतीय टीम में टॉप ऑर्डर ही हमारा वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करता था, भले वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या पहले शिखर धवन थे। तो ये टॉप 3 का परफॉर्मेंस ही अक्सर हम देखते थे कि पिछले 10 सालों में इन 3 प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया भारतीय क्रिकेट के लिए। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर जैसे टॉप ऑर्डर फेल हुआ, जल्दी आउट हो गए, लेकिन जिस तरह पारी को संभाला ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने, तो वो एक पॉजिटिव है, बहुत अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए कि हमारा मिडिल ऑर्डर भी अब, जिसके लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए, पिछले 2011 से देख रहा हूं कि हम नंबर 4 की स्लॉट के लिए तब से स्ट्रगल कर रहे हैं और आज तक वो गुत्थी सुलझी नहीं है कि क्या नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, नंबर 5 तक। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रदर्शन इन दोनों प्लेयर्स का रहा है तो वो एक खुशी की बात है। चलिए राजकुमार जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह का एक प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का वो भी काफ़ी अच्छा रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि अब अगले महीने ही वर्ल्ड कप है, तो उसमें भी ये जो टीम तय की गई है इन पे काफ़ी कुछ दारोमदार होगा टीम को चैंपियन बनाने का। लेकिन आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आइए अब इस वीडियो वॉल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है। तो 1983 और 2011 में भारत जो है वो वनडे का चैंपियन बनकर के सामने आया, लेकिन इसके बाद अगर 2003 की बात करें तो टीम जो थी वो उप विजेता रही और फाइनल मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था वहां पे टीम को निराशा हाथ लगी थी और टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके अलावा अगर वर्ल्ड कप की, बाकी वर्ल्ड कप्स की बात कर ले तो 1987, 1996, 2015 और 2019 के में टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची, यानी कि यहां पे भी काफी हद तक टीम ने संघर्ष किया, अपने आप को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। 1999 में सुपर 6 तक पहुंची,
2007 जो था वो काफी बुरा वर्ल्ड कप रहा था, जहां पे टीम को ग्रुप दौर से बाहर होना पड़ा था और हमें याद है कि उसमें बांग्लादेश के हाथों टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। फिर बात कर ले 1975, 1979 और 1992 में टीम जो है वो पहले दौर से ही बाहर हो गई थी। यानी कि जाहिर तौर पर टीम को यहां पर अपने एक जो वापसी है उसको भी दिखाना है, क्योंकि 2011 के बाद से टीम जो है वो कोई भी आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स जो है वो नहीं जीत पाई है। अब बात कर लेते हैं टीम के भारतीय टीम के कार्यक्रम पे। तो 8 अक्टूबर को टीम अपने वर्ल्ड कप का आगाज करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मुकाबला होगा। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में यह मैच जो है वो खेला जाएगा। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया रहेगा। इसके बाद टीम जो है वो 11 अक्टूबर को दिल्ली का रुख करेगी, जहां टीम का सामना अफगानिस्तान के साथ होगा। यह भी एक बड़ा मैच रहेगा, जहां पर भारतीय टीम जो है वो बड़ी जीत के इरादे के साथ सामने उतरेगी। इसके बाद अगर बात करें तो फिर महामुकाबला जिस पर सबकी नजरें होंगी, 14 अक्टूबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। यह मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा और जाहिर तौर पर इस मैच पर सबकी निगाहें होंगी और यह कहना चाहिए कि वर्ल्ड कप का सबसे हॉट फेवरेट एक मुकाबला होगा। इसके बाद टीम जो है वो पुणे का रुख करेगी और जहां पर टीम का सामना बांग्लादेश के साथ होगा। तो जैसे जैसे वर्ल्ड कप बढ़ेगा, भारतीय टीम की जो चुनौतियां हैं वो भी बढ़ती जाएंगी, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 22 अक्टूबर को भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। यह मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। धर्मशाला का बेहतरीन मैदान है और इस वादी के बीच में यह मुकाबला जब भारतीय टीम खेलेगी तो जाहिर तौर पर यहां पर टीम का जो नज़ारा होगा, टीम का जो कहना चाहिए जो एक इरादा होगा, बड़ी जीत के साथ खुद को आगे बढ़ाने का होगा। फिर बात कर ले तो भारतीय टीम इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में 29 अक्टूबर को मैदान पर उतरेगी और जाहिर तौर पर लखनऊ के जो फैंस होंगे उनको इस मैच का जो है वो बेसब्री से इंतजार रहेगा और वो देखेंगे कि किस तरह से रोहित शर्मा एंड कंपनी जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खेलती है। फिर 2 नवंबर को भारत बनाम कहना चाहिए श्रीलंका का जो मुकाबला होगा वो मुंबई में खेला जाएगा और इस मैच के बाद टीम जो है वो 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है वो कोलकाता में उतरेगी, जहां पर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मुकाबला खेला जाएगा। और इसके बाद भारतीय टीम जो है वो 12 नवंबर को बेंगलुरु में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी मैच जो है वो खेलेगी। तो जाहिर तौर पर इन पर काफ़ी नज़रें जो होंगी वो होंगी और देखना यही होगा कि किस तरह से भारतीय टीम जो है वो खुद को इसमें आगे बढ़ाती है और इस वर्ल्ड कप में किस तरह से अपने आप को सामने रख करके चैंपियन के तौर पर सामने आती है। तो बहरहाल ये तो थी वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरें, लेकिन अब रुक करते हैं एशिया कप से जुड़ी हुई खबरों का, जहां पर भारत ने एशिया कप के अपने दूसरे मुकाबले में नेपाल को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 10 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है। भारत ने एशिया कप में नेपाल के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की है। भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में सोमवार को नेपाल को 10 विकेट से पराजित किया। भारत को 23 ओवर में 145 रन का संशोधित लक्ष्य मिला था, जो टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। रोहित ने नाबाद 75 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 67 रन जोड़े। भारत और नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये पहला मुकाबला था। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने सभी विकेट खोकर 230 रन बनाए। नेपाल की ओर से आसिफ शेख ने सर्वाधिक 58 रन बनाए, वहीं सोमपाल ने 48 और ओपनर कुशल भुरतेल ने 38 रन का योगदान दिया। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट चटकाए। नेपाल के खिलाफ एशिया कप के इस लीग मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने 59 गेंदों पर 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 74 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में 5 छक्के लगाने के साथ उन्होंने सुरेश रैना को भी पीछे छोड़ दिया और श्रीलंका में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने श्रीलंका में अब तक 27 छक्के लगाए हैं, जबकि सुरेश रैना ने 25 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 38वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और गांगुली को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 37 बार ये खिताब अपने नाम किया था। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे, वहीं इस मामले में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। भारत की इस जीत के बाद तय हो गया है कि इस प्रतियोगिता में भारत एक बार फिर से अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। 10 सितंबर को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन को घुटने की चोट के बावजूद अगले महीने 50 ओवर के विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम में शामिल कर लिया गया है। और आइए सीधे चलते हैं पालम एयरपोर्ट, जहां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से, जहां नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो हैं वो G20 में बैठक लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास सारथी मौजूद है। विकास, हमने देखा किस तरह से कि ये तस्वीर जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति जिस तरह से भारत पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में, और किस तरह से अब एक जो माहौल है दिल्ली जो है वो किस तरह से ग्रिप होती जा रही है G20 समिट के लिए? बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी शुरुआत हो गई है आज, जैसे ही नाइजीरियन राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे हैं, तो G20 में जो आने वाले राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख नेता हैं उनमें सबसे पहले आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे हैं, बोला तिनुबू। और अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे थे, एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है। जैसे उनकी फ्लाइट यहाँ पालम टेक्निकल एरिया में लैंड किया, उसके बाद अभी वो एक कल्चरल ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसको देख रहे हैं। और इसमें G20 के अलावा अगर हम बात करें तो भारत नाइजीरिया के बीच दो बायलैटरल प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। और ये बिजनेस एक तरीके से डेलीगेशन भी उनके साथ एक आया है जो इस चर्चा में हिस्सा लेगा। और नाइजीरिया की अगर हम खासतौर से बात करें, क्योंकि अभी वो राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे हैं G20 के, उनको स्पेशली उनको इन्वाइट किया गया है इसमें भाग लेने के लिए। और इससे पहले उन्होंने वहाँ अपने रवानगी से पहले अपने देश में जब मीडिया से बात की थी, तो उन्होंने ये भी कहा था राष्ट्रपति ने कि वो G20 का हिस्सा बनना चाहते हैं। नाइजीरिया इसीलिए बहुत उम्मीद भरी निगाहों से खासतौर से इस G20 समिट को देख रहा है। यहाँ पर G20 के अलावा जैसे हमने बात की कि दो बायलैटरल्स में भी वो हिस्सा लेंगे। और G20 की जो सारी तैयारियां हैं, जो विदेशी मेहमान हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। और कल से हम देख सकते हैं कि और ज्यादा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी हमसे साझा की। तो ये हमने सीधी तस्वीर देखी कि किस तरह से नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो है वो G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। बहरहाल एक बार फिर से रुख करते हैं खेल की खबरों का, और अब देखते हैं खबर US ओपन से जुड़ी हुई, जहां ट्यूनीशिया की ओन्स जैप्योर और अमेरिका की जेसिका पेगुला महिला एकल के मुकाबले में हारकर US ओपन से बाहर हो गई हैं। वहीं कार्लोस अल्कराज और मेदवेदेव ने प्रतियोगिता के अंतिम 8 में जगह बना ली है। साल के चौथे व अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अल्कराज ने अंतिम 16 के मुकाबले में इटली के माटेओ अर्नाल्डी को 6-3, 6-3, 6-4 से हराने में सफलता पाई। तीसरी वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने US ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हराने में सफलता पाई।
रूस के आंद्रेई रूबलेव भी यूएस ओपन के अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। रूबलेव ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ब्रिटेन के जैक ड्रेपर को 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 से हराने में सफलता हासिल की। जर्मनी के 12वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने 6ठी वरीयता प्राप्त इटली के जेनिक सिनर को हराकर यूएस ओपन के अंतिम 8 में जगह बनाई। 5 सेट तक चले मैच में ज़्वेरेव ने सिनर को 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 से हराकर कामयाबी हासिल की। महिला वर्ग में अमेरिका की मैडिसन कीज ने अपनी हमवतन जेसिका पेगुला को हराकर यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 17वीं वरीयता प्राप्त कीज ने 30वीं वरीयता प्राप्त पेगुला को 6-1, 6-3 से शिकस्त दी। चेक गणराज्य की मार्केता वोंड्रोसोवा ने यूएस ओपन के अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। 9वीं वरीयता प्राप्त वोंड्रोसोवा ने अमेरिका की पैटन स्टर्न्स को 6-7, 6-3, 6-2 से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने रूस की दारिया कसास्किना को 6-1, 6-3 से हराकर यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ट्यूनीशिया की ओन ज़ेबेउर को यूएस ओपन में हार का मुंह देखना पड़ा। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ज़ेबेउर को चीन की किन वेन झेंग ने 6-2, 6-4 से हराया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिशन चंद्रयान 3